नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कोरोना और लॉकडाउन में योगी सरकार ने बार बार सबसे पहले कई ऐसी पहल की हैं जिनका दूसरे राज्यों ने भी अनुसरण किया है। मुसीबत के इस वक्त में जब सरकारें अपने लोगों को लाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई, तब योगी सरकार मुसीबत में फंसे लोगों के लिए मसीहा बनी है और इस बार मजदूरों की मददगार बनी है सरकार। आओ आज इसी मददगार सरकार की बात करें, एक चर्चा करें। इस चर्चा में हमारे साथ एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है सर आपका। और एक मजबूत पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप तक। दिल्ली से ठुकराए लोगों को दहलीज तक पहुंचाया, बच्चों के लिए मुखिया का फर्ज निभाया, अब मजदूरों के बने मसीहा। दर्द की इस दशा में अगर किसी को अपने घर की दहलीज मिल जाए तो मानो दूसरी जिंदगी मिल गई। और दूसरी जिंदगी क्या होती है, ये दिल्ली से ठुकराए लोगों से पूछिए, कोटा से आए छात्रों से पूछिए और पूछिए उन मजदूरों से जो घर परिवार से दूर मझधार में फंसे थे, लेकिन अब योगी सरकार की मदद से मुसीबत के मुंह से निकल कर आ रहे हैं। हजारों बसों के जरिए दूसरे राज्यों से लेकर हरियाणा से मजदूर लाए जा रहे हैं। सूरज कुमार नाम है। कहाँ से आए? मारकंडा मंदिर से आए हैं। क्या करते हरियाणा। क्या करते थे वहाँ? हम लोग करते थे मजदूरी, फैक्ट्री में काम करते थे, कोका कोला फैक्ट्री में। पेप्सी का काम पूरी तरह बंद हो गया है तो हम लोगों को काम नहीं रहा, तो हम लोग पैदल आ रहे थे तो मारकंडा मंदिर में हमें क्वारंटीन कर लिया। वहाँ पे हम लगभग 30 दिन रहकर फिर आए हैं जब सरकार ने ऑर्डर दिया है। तो अब कहाँ जा रहे हैं आप? अब हम लोग अपने जिला फिरोजाबाद में जा रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में अब मजदूरों के मददगार बने हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसा नहीं है कि मजदूरों को लाकर उनके हाल पर छोड़ा जा रहा हो। जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो हरियाणा के जो हमारे कामगार लोग हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ बुला रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने एक लंच पैकेट और पानी का पैकेट और बिस्किट की व्यवस्था किया है कि जो भी बस से आएंगे उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उनकी यात्रा आगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, कहाँ से लोग आ रहे हैं ज़्यादा? ये हमारे हरियाणा, पूरे हरियाणा स्टेट के हैं। हमारे यहाँ अभी तक जो 13 बसें गुजरी हैं उसमें अमरोहा, अलीगढ़, मुरादाबाद, हमारी बागपत की भी बसें हैं, कासगंज की हैं, संभल की हैं, इन जिलों की बसें हैं। लगभग कितने लोग होंगे एडीएम साहब? 13 बसें हमारी गुजर गई हैं। इसमें लगभग 200 से ऊपर के लोग। परिवार के पेट पालन के प्रबंध से लेकर रुपया पैसा और इलाज का भी इंतजाम कर रही है सरकार। मजदूरों के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं। अब तक 12,200 मजदूर तो केवल हरियाणा से लाए गए हैं। लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक 6 लाख लोगों को यूपी लाया गया है। हरियाणा से हमारी बसें आई थी, 328 बसें कल आई हैं और कल 9,992 लोग जो है आए हैं हमारे प्रदेश में। और 9,992 ये सब श्रमिक है, क्लैरिफाई कर दिया गया। एक एक श्रमिक का मेडिकल टेस्ट है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। बहरहाल सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही दूसरे प्रदेशों में फंसे सूबे के वासिंदों को वापस लाने का प्रयोग शुरू किया। बिहार में तो छात्रों के घर वापसी पर बवाल मचा था, वहां मजदूरों की वापसी के लिए तो तेज प्रताप यादव को यज्ञ करना पड़ रहा है। वहीं कई राज्य अब मुख्यमंत्री योगी के मॉडल पर चल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए आज मददगार सरकार की बात हो जाए। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ रहा है, उससे आपका परिचय पहले करा दूं। प्रोफेसर AP मिश्रा जी आर्थिक मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। अनीस अंसारी साहब पूर्व IAS हमारे साथ हैं। RP सिंह नेता मजदूर यूनियन हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत। अमिताभ अग्निहोत्री जी से चर्चा की शुरुआत। अमिताभ जी, छात्रों ने कहा, योगी ने सुना, मजदूरों ने गुहार लगाई, सरकार ने घर वापसी की रणनीति बनाई,
बिहार वाले तो सोचते रह गए, यहां योगी जी काम कर गए। देखिए, केवल बिहार का ही मसला नहीं, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी राज्य ने अब तक भी अपने लोगों को ससम्मान वापस लाने के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार कर पाई हो। कोई राज्य नहीं लगता जी। आप बता दीजिए कोई राज्य हो ऐसा। राजस्थान में आज जरूर एक निर्णय लिया अशोक गहलोत ने कि राजस्थान के लोग अगर अन्य राज्यों में हैं, मजदूर गरीब तबके के, तो उनको वापस लाने के लिए सरकार एक योजना बनाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने काम बहुत पहले आरंभ कर दिया था। आपको याद होगा जब दृश्य उभरा था कि उत्तर प्रदेश के तमाम मजदूर जो यहां दिल्ली एनसीआर में रह रहे थे, ये सब लोग आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर इकट्ठे हो गए। एक भीषण स्थिति पैदा हुई थी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यत्र तत्र सर्वत्र ये लोग इकट्ठे हुए थे। हजारों बस लगा के उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि ये लोग अपने अपने गृह जनपद पहुंचे, और पहुंचे। पर बहुत पढ़े लिखे तबके ने यह भी कहा उस वक्त कि निर्णय मानवीय आधार पर तो ठीक हो सकता है, लेकिन चिकित्सकीय आधार पर यह बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये हजारों हजार लोग आप ले जाके गांव गांव में छोड़ोगे। लेकिन ऐसी व्यवस्था रही कि कम से कम ये स्थिति कहीं से नहीं आई सुनने को कि उन गरीब लोगों के पहुंचने के कारण कोरोना अनियंत्रित हो गया उत्तर प्रदेश में। अव्वल तो अभी उत्तर प्रदेश में अनियंत्रित हुआ नहीं। अन्य राज्यों से तुलना करके देखें, चाहे राजस्थान से, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे दिल्ली से, किसी भी राज्य से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बहुत नियंत्रण में है। दूसरी स्थिति कोटा की आई। मुझे याद है नीतीश जी ने उसकी आलोचना की थी कि भाई ये तो लॉकडाउन की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। लेकिन 8-9 हजार बच्चे कोटा से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लाए गए बिना इस बात की परवाह किए कि कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। उसके परिणाम भी ठीक ही रहे। और अब ये जो निर्णय हुआ, जिस निर्णय के तहत जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, करीब 12,300 मजदूर विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश में आ चुके, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तैयारी की है वो मोटे तौर पर यह की है कि 15 लाख कामगार विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश में आएगा इस कोरोना त्रासदी के चलते। उसके लिए इंतजाम किया जाएगा। बिहार में कल मैं एक दृश्य देख रहा था, लालू जी के बेटे को, तेज प्रताप को यज्ञ करना पड़ रहा है। यज्ञ के उधर पोस्ट बैनर लगा है, बिहार के छात्र और मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार को सद्बुद्धि हेतु यज्ञ। उत्तर प्रदेश में यज्ञ की नौबत नहीं आई। और मैं मानता हूं राजा के पास करुणा होनी ही चाहिए। संकट के समय में अगर आप अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो सकते और आप अपने खिड़की दरवाजे बंद कर ले अपनी सुरक्षा के लिए, कहे भाई हम तो सुरक्षित हैं, अब तुम मरो चाहे जियो, तो यह भाव फिर ठीक नहीं। इसीलिए आज मैं इस पर बहस लेके आया। मुझे इसी भाव ने छुआ। राजा की मर्यादा इसी में है। आप एक कहने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे। जो समाज का अभिजात्य वर्ग है ना, उसमें से के एक बड़े तबके की, आरपी सिंह जी, अंदर खाने आंतरिक स्थिति इच्छा ये थी इस दौरान कि जितना ये गरीब गुरबा लाया जा रहा है ना, ये ना लाया जाए, ये जहां है वहीं मरखप जाए, क्या, ताकि मेरे जीवन को कोई संकट पैदा न हो। क्या ये लोग उत्तर प्रदेश की संतान नहीं है? क्या इनके प्रति उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी?
इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ के इस कदम का समर्थन कर रहा हूं और पूरी गंभीरता के साथ कर रहा हूं, पूरी साहस और निर्भयता के साथ मुख्यमंत्री ने ये तीनों निर्णय लिए। फिर कुछ लोगों ने कहा आप कोटा से ले आए, वहां बड़े लोगों के बच्चे थे। हालांकि ये भी ना समझिए, कोटा में सारे बड़े लोगों के बच्चे नहीं होते, मध्यम वर्ग के बच्चे भी पढ़ते नहीं। छोड़ो, एक बड़े राजनेता ने कहा इलाहाबाद में बच्चे फंसे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कोटा जा रहे हैं। इलाहाबाद के बच्चों के लिए आज 300 बसें लगा दी गई। सोमवार, मंगल, बुध 3 दिन में इलाहाबाद से जितने भी छात्र हैं वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभिन्न जिलों में पहुंच जाएंगे, जहां जहां जाना चाहेंगे। उसके लिए 300 बसें डेडिकेट कर दी गई। आप क्या कहिएगा? अब तो मुद्दा नहीं बचा ना। मजदूर भी आ गए, कोटा के बच्चे भी आ गए, इलाहाबाद के बच्चे भी अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। अब आलोचना का कोई दूसरा मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। अच्छे निर्णय के साथ खड़ा होना सरकारों को इस बात की ताकत देता है कि वो आगे भी अच्छे निर्णय करें। जब समाज अच्छे निर्णय के साथ खड़ा होता है तो सरकारें उससे ऊर्जा पाती हैं। मैं आरपी सिंह जी से बात शुरू करूंगा। आरपी सिंह जी, देश भर में सब कुछ स्थगित हो गया जब, तो मजदूर सबसे ऊहापोह की स्थिति में फंस गया, क्योंकि उसके अंटी में पैसा भी नहीं था। बाकी तो सब ठीक, लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं था। मुद्रा हो तो बाकी सब चीजें जुटाई जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया कि हम देश भर से उत्तर प्रदेश के निवासी, जो मूल निवासी हैं, ऐसे कामगारों को वापस लाएंगे अपने संसाधनों पर। और जब लाएंगे तो कुछ महीनों का राशन और 1000 रुपए नगद भी देंगे, ताकि वो अपना जीवन फिर से शुरू कर सके अपने गृह क्षेत्र में। एक तो ये कैसा निर्णय है और इस निर्णय का सामाजिक महत्व क्या है, और बाकी सरकारों को ऐसा निर्णय लेने में इतना विलंब क्यों हुआ? देखिए अब जी, बड़ी सीधी सी बात है। जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने जो निर्णय लिया, उसका सभी मजदूर और सभी मजदूर संगठन और देश का एक एक नागरिक, ना कि मजदूर, देश का एक एक नागरिक उसका सम्मान करता है और स्वागत करता है और उसके साथ खड़ा है। ऐसा बहुत पहले जो योगी जी ने निर्णय लिया था, अगर ये बाकी प्रांतों की सरकारें ये निर्णय ले लेती तो ये स्थिति जो आज इतनी भयावह हुई है शायद नहीं होती। देखिए, 2 बड़ी चीज़ें हैं। हमने खाने की व्यवस्था सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले की और बहुत अच्छी की, जितनी कर सकती थी गवर्नमेंट उतनी अच्छी की। उसके बाद एक बड़ी संख्या में, मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा के करीब 30% लोग को पहले ही उस चरण में योगी सरकार ने उनके अपने घरों तक पहुंचाया है, और उनके घर जाने में कहीं उस क्षेत्र में या किसी अन्य लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं हुई है। तो अगर उसका अनुसरण करना था, लोगों को, सरकारों को करना चाहिए था, और अपने तमाम लोगों को, मजदूर थे और बाकी जो लोग नागरिक जहां जहां फंसे हुए थे, सबको अपने अपने गंतव्य तक अगर पहुंचा देते तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में होती और आज से बेहतर स्थिति होती। अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बहुत कुछ बिगड़ गया है भारत में, अभी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हैं। मैं देश की तमाम सरकारों से, प्रदेश की सरकारों से और देश की सरकार से ये बात कहना चाहूँगा कि अभी भी योगी जी के कार्यक्रम का अनुसरण करते हुए, उनके जो योजना है उनका अनुसरण करते हुए मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने का काम करें, ताकि उन मजदूरों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। लेकिन आज का एक बड़ा सवाल है, जहां योगी साहब ने कहा है, योजना बनाई है और सरकार, राजस्थान ने भी आज सोचने का काम किया है, वहीं आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि किसी को भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब अपनी जगह पर रहेंगे, किसी को कहीं भेजा नहीं जाएगा। ये एक झटका जरूर लगेगा और इससे स्थितियां निश्चित तौर से बिगड़ने का काम होगा। नहीं आरपी सिंह जी, वो जिस संदर्भ में कहा वो संदर्भ दूसरा है। वो संदर्भ सिर्फ इतना है जिसको जो मैं समझ पाया, जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, वो भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जब वो ये कह रहे थे तो वो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि अपने आप पलायन शुरू मत कर दीजिए। आपको अगर कहीं भेजना होगा तो शासन के जरिए वो काम होगा,
व्यवस्थित ढंग से होगा। आप जांच के बाद बस में बैठेंगे, वाहन में बैठेंगे, जहां उतरेंगे वहां सरकारी अमला होगा, वहां 12 दिन 14 दिन आप रहेंगे, भोजन पानी की व्यवस्था होगी। ये नहीं कि बोरी लेकर सिर पर और आप पैदल चल दो। वो दुखद भी है, अमानवीय भी है, कष्टप्रद भी है और कोरोना के संदर्भ में संकट भी ला सकता है। इसलिए वो कह रहे कि आप जहां हैं वहीं रहिए, आपकी व्यवस्था देखने के लिए शासन प्रशासन और तंत्र है। ये उनका ताल्लुक था। अनीस अंसारी साहब, बहुत सारी सरकारें हिंदुस्तान में हैं, राज्यों में बहुत सारे राज्य, बहुत सारी सरकारें हैं, लेकिन मैं कोरोना संकट के दौरान 5, 7, 10 ऐसे काम गिना सकता हूं जो सबको करने चाहिए थे, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने पहल की। चाहे मजदूर के खाते में पैसा डालना हो नगद, चाहे 3 महीने का राशन तत्काल बांटना हो, चाहे यह कहना हो कि के खाने के लिए किसी आधार कार्ड की जरूरत नहीं, चाहे ये कहना हो कि मेरे प्रदेश के जो भी निवासी है वो देश में कहीं भी हो उसको लाने की जिम्मेदारी हमारी। बाकी राज्य इस ढंग के लोक कल्याण के कार्यक्रमों में पिछड़ गए। अंसारी साहब जी, ये अच्छा कदम है स्टेट गवर्नमेंट का, यूपी का, कि इन्होंने फैसला किया कि हम यूपी वाले मजदूरों को बाहर से लाएंगे व्यवस्थित तरीके से। ये बहुत अच्छा कदम है। और दूसरी सरकारों को भी, जैसे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, इनको भी इसकी इजाजत देना चाहिए, इसका इंतजाम करना चाहिए। हमारा जो इसका स्केल है, कितना बड़ा ऑपरेशन है, इसको समझने की जरूरत है। तकरीबन 10 लाख मजदूर यूपी के नेशनल कैपिटल रीजन या दिल्ली के आसपास के इलाकों में, और यानी 5 लाख के करीब नेशनल कैपिटल रीजन में और 5 लाख महाराष्ट्र में है मिनिमम फिगर। और बिहार के भी तकरीबन 10 लाख ऐसे ही लोग होंगे। तो अगर बिहार को छोड़ भी दें तो 10 लाख आदमियों का इंतजाम लाने का उत्तर प्रदेश सरकार को करना होगा। इसके लिए बसें जो है काफी नहीं होंगी, क्योंकि बसों में अभी कैपेसिटी आमतौर से 50 या 60 पैसेंजर्स की होती है, और जब कोरोना का ख्याल रखा जाएगा तो 1/3 कैपेसिटी में लाना पड़ेगा। जहां पर 6 लोग बैठते वहां पर सिर्फ 2 लोग बैठ पाएंगे। तो ऐसा करने के सबब बहुत सी बसें लगानी पड़ेंगी और बहुत वक्त लग जाएगा। इसका आसान तरीका ये हो सकता है कि भारत सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अनुरोध करें कि भारत सरकार ट्रेनें चलाए इसी काम के लिए, खाली और किसी काम के लिए, जिसको स्पेशल ट्रेन कहा जाता है, जैसे माघ मेले वगैरह में लगाते हैं। तो स्पेशल ट्रेनें चला के भारत सरकार को चाहिए कि जो लोग मजदूर हैं और जो जाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके या उनको बुला के और ऑर्डर तरीके से, संगठित तरीके से भिजवा दें। बसें भी इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन खाली बसों से बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसमें एहतियात ये करनी होगी कि एंट्री पॉइंट पे उनके चेकिंग हो जाए कि उनके पास कोरोना के कोई अफ्लिक्शन नहीं है, संक्रमित नहीं है। उनको रास्ते में कोई दवाओं का इंतजाम हो जाए इमरजेंसी के लिए, पैरासीटामॉल या कोई और चीज, ताकि अगर कोई बुखार किसी को आ जाए सफर के दौरान तो उसको फौरन वहीं पर कंट्रोल किया जा सके। और जब पहुंचे वो डेस्टिनेशन पे, मतलब बिहार जाएं या उड़ीसा जाएं, तो वहां पर भी उनको आइसोलेशन में रखा जाए 10-15 दिन का वक्त, ताकि फिर वो जाए तो बिल्कुल सेफ होके जाए और कोई चीज रिस्क वाली ना रह जाए। जी ठीक बात है, सुझाव अच्छा है जो अंसारी साहब ने दिया। एक चीज और कहने लायक है, एक चीज और कहने लायक है कि हमारा यूपी जो है वो ऐसे एरिया में है कि अगर महाराष्ट्र से या हरियाणा से या और राज्यों से, राजस्थान वहां से, बिहार के, उड़ीसा के और बंगाल के मजदूर अगर जाना चाहेंगे, क्योंकि उड़ीसा के मजदूर बहुत ज्यादा हैं इन इलाकों में, खासतौर से ब्रिक किल्न वगैरह में, तो उनको फिर यूपी से ही गुजरना होगा। तो हम खाली यूपी के मजदूरों की फिक्र करके समस्या का निराकरण नहीं कर पाएंगे। हमारी सरकार को चाहिए कि जो पड़ोसी राज्य हमारे उनसे भी बात करे और उनके मजदूरों को यहां से ले जाने में ट्रेन और बसेस के जरिए सहूलत फराहम करे। जी, उत्तर प्रदेश में एपी मिश्रा के पास चलूं उससे पहले अंसारी साहब ने जो एक बात कही उस पर 2 छोटी टिप्पणियां मैं करूंगा। एक तो ये सुझाव अच्छा है, बसें भी चले लेकिन ट्रेन चले, कम से कम गाजियाबाद नोएडा में से ट्रेन और मुंबई 2 जगह से तो
कुछ दिन ट्रेन चलनी चाहिए सिर्फ इसी काम के लिए, क्योंकि ज़्यादा घनत्व तो यही है। और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने जैसा मुझे बताया, करीब 15 लाख कामगार वापस आएगा इसके सेटल होने तक, कोरोना इफेक्ट के, ऐसा अनुमान है। तो जो भी क्रिया योजना, कार्य योजना बन रही है, वो 15 लाख मजदूरों को दिमाग में रखकर बन रही है। एपी मिश्रा साहब, एक चरण पूरा हुआ, ठीक है, एक चरण मान लीजिए पूरा हो जाए, सारे लोग आ गए वापस अपने, उसके बाद एक बड़ी चुनौती दूसरी खड़ी होगी महीने 2 महीने के भीतर कि वो सब लोग क्या करें, उनके लिए काम, उनके लिए जीविकोपार्जन की व्यवस्था, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। मुझे लगता है अगर हमने कोरोना से पार पा भी लिया, तब भी जो गांव पहुंच जाएगा वो दहशत में कम से कम साल भर तो नहीं लौटता। नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई, तो गांव में, कुशीनगर में, पडरौना में, फर्रुखाबाद में, एटा में, मैनपुरी में वो क्या करेगा, वो भी एक कार्य योजना अभी तय करनी होगी राज्य को। अच्छा, मिश्रा जी तक आवाज दे पा रहे। हरीश जी, यही सवाल मेरा आपसे है। ये अच्छा, अंसारी साहब आएंगे, अभी रुकिए। हरीश जी, वही सवाल आपसे है। आ गए लोग, एक ठहराव आ जाएगा कि भाई ये इशू सेटल हो गया, जो जहां बाहर था हमारा आ गया अपने अपने गांव। गांव में आबादी का घनत्व तो अचानक बहुत बढ़ जाएगा। उस नए घनत्व के लिए काम चाहिए, क्योंकि सरकार राशन या आर्थिक नगद मदद भी कब तक हो सकती है, ये स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती। तो एक वो बड़ी चुनौती। नहीं अमिताभ जी, जी अमिताभ जी, सरकार इसके लिए पहले से ही सचेष्ट है जी। और आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत अभिनंदनीय नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, जो आज गरीबों के मसीहा, गरीबों बेसहारा लोगों के मसीहा के रूप में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं जी। कोई बेसहारा आदमी हो, कोई गरीब हो, कोई कमज़ोर हो, उसके सब के लिए योगी जी सबसे पहले खड़े हैं, उनकी सरकार खड़ी है। ये जो कामगार जो बाहर के प्रदेशों से आ रहे हैं, इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे लगता है 1 हफ्ते पहले ही अधिकारियों को इसकी योजना, इनके रोजगार की योजना बनाने का निर्देश दे दिया था। और आलोक सिन्हा साहब जो एपीसी हैं जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी है वो इसका रोड मैप तैयार कर रही है। और इसमें मनरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अतिरिक्त एमएसएमई, खादी, इन विभिन्न क्षेत्रों में इन लोगों के रोजगार की व्यवस्था के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और ऐसा योजना है कि 15 लाख जो प्रवासी मजदूर यहाँ आने वाले हैं, उन सब के लिए रोजगार की व्यवस्था सरकार कर दे, ताकि उनको रोटी की किसी तरह की दिक्कत ना आन पड़े। कई जो नदियाँ जो सूखी पड़ी हैं, उनके भी रिवाइवल के लिए कार्य योजना सरकार की बन गई है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जो जल शक्ति मंत्री हैं, वो उसकी योजना को कार्य रूप देने के लिए लगे हुए हैं। तो इस पे निरंतर सरकार काम कर रही है। और मैं डॉक्टर अनीस अंसारी साहब एक बात कह रहे थे, उसका मैं जवाब दे दूं। देखिए, ये अभी जो मजदूरों को वापस लाने की सरकार की योजना है, उसमें वो मजदूर प्राथमिकता पे वो लोग हैं जो या तो कहीं शेल्टर होम में रह रहे हैं, जिनके पास आश्रय नहीं है, वो या कहीं आकर बॉर्डर पे ठहरे हुए हैं। ऐसे सब लोगों को जो ला करके प्रदेश में, उनके जनपद में, उनके गांव के आसपास कहीं विद्यालय में क्वारंटाइन कराया जाएगा 14 दिन के लिए। और 14 दिन के बाद जब उनको
जैसा आपने बताया कि उनको राशन की एक किट और 1000 रुपया दे करके उनके घर भेजा जाएगा और घर पर भी 14 दिन को उनको क्वारंटाइन में रहना होगा और उसका फ़ोन पे सर्विलांस वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार करता रहेगा। तो ये जो एक सम्यक व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में बनी है और जैसा कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 7000 MSME ने काम करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा 109 चीनी मिलें काम कर रही हैं और 200 के आसपास जो सीमेंट और ये स्टील से संबंधित, लोहे से संबंधित जो यूनिटें हैं ये ऑलरेडी काम करना शुरू कर दी हैं। भट्ठे काम कर रहे हैं और यूपीडा की जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें लगभग 1000 मजदूर काम कर रहे हैं। इस तरह लोक निर्माण विभाग की जो कार्य हैं जो प्रारंभ हो गए हैं उसमें भी हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से विभिन्न स्तरों पर सरकार ने जो कार्य योजना बनाई है कार्य शुरू हो गए हैं। ठीक बात। और जब ये कुछ छूट और मिलेगी तो उन जिलों में भी जहां अभी उस पर काम नहीं शुरू हो पाए हैं वहां भी शुरू करके इस तरह से 15 लाख मजदूरों को जो रोजगार देने की बात है सरकार उस पर पूरी तरह से अमल कर रही है। ठीक है। आरपी सिंह जी, आपने मजदूरों से जुड़े मसलों पर काम किया है, उनके बीच में रहे हैं, देखे हैं। मुझे ये बताइए आपके मुताबिक और ऐसा क्या किया जाना चाहिए ताकि जो भी हमारे भाई बहन अलग अलग राज्यों से, अलग अलग औद्योगिक शहरों से, सूरत से, अहमदाबाद से, मुंबई से, पुणे से, गाजियाबाद से, नोएडा से पहुंच रहे हैं अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने गांव में, वो वहां अपने जीवन जीने भर के लिए कमाई कर पाएं। देखिए अमिताभ जी, ये बड़ा, चूंकि मैं इसमें एक बात और साफ कर दूं, 3 महीने के अंदर और 2 महीने के अंदर गांव का औद्योगिकरण तो हो नहीं सकता। औद्योगिकरण तो एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है ना। मुझे वो सलाह दीजिए, वो उपाय बताइए जिससे तत्काल राहत मिल सके। अब कोई ये बताने लगे कि जी भाई उद्योग धंधों का जाल बिछा दो, तो प्रतापगढ़ में उद्योग धंधा लगते लगते 10 साल लग जाएगा। उद्योग धंधा एक दिन में लगेगा क्या? और मजदूर आज वहां है, अतिरिक्त जो पहुंचा, क्या किया जा सकता है? सरकार जो करे उसके अलावा हम लोग और क्या सुझाव दे सकते हैं? देखिए, सरकार को जो गांव देहात में आज मजदूर जो यहाँ शहरों से छोड़ रहा है, ये बड़ी समस्या है कि वहाँ रोजगार बड़ा संकुचित है और बहुत कम संसाधन हैं, जिनकी वजह से देश का मजदूर, तमाम गांव से मजदूर जो आया था, वहाँ जितने संसाधन, एक से सुन लो, वहाँ जितने संसाधन हैं उनमें जितने लोग लग सकते हैं काम करने वाले, उतने लोग ऑलरेडी गाँव में हैं पहले से। वो जितनी जमीन है बाबू साहब लोगों की, जितने मजदूर चाहिए खेती के लिए, उससे 10 ज्यादा हर गांव में ऑलरेडी हैं। इसलिए वहां जब 1000 लोग नए पहुंच जाएंगे तो वो 1000 क्या करेंगे? वहां कोई फैक्ट्री, वहां कोई उस टाइप का काम तो है नहीं जी। देखिए, वहां पर स्किल्ड वर्क के जो कर्मचारी हैं वो अपने काम कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को सरकार को वहाँ बढ़ाना चाहिए, जैसे मधुमक्खी का है सिस्टम है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, इस टाइप के लोगों को, और जैसे पशुपालन का एक बड़ा पीछे सिस्टम अच्छा था, उस पर उनको कुछ पैसे दे करके और उन्हें पशुपालन आदि व्यवस्था उनकी कराई जानी चाहिए। कुछ लोगों को ट्रेन कर देना चाहिए, वहाँ उन्हें समझा देना चाहिए। जो वाकई एक बात देखिए बड़ा सच है कि गाँव का आदमी आज जमीन पे, खेत पे काम करने को तैयार नहीं है, ये एक बहुत कड़वा सच है। इसलिए वो लोग शहर में भागे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतनी जमीन नहीं है कि हम कुछ लोगों की भरपाई वहां कर पाए, तो उस पे उनको तैयार करने की आवश्यकता है। सरकार को ट्रेंड करने की आवश्यकता है। अभी जो कह रहे थे कि खादी ग्राम उद्योग है, उसमें काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, काफी काम किए जा सकते हैं। उसमें छोटे छोटे जो इंडस्ट्री है उसको अपने आप में कर्मचारी डेवलप कर सकता है। जैसे सिलाई का काम हर जगह हो सकता है। शहरों में जो सिलाई का काम है ये उठा के गांवों में किया जा सकता है। जो मजदूर ट्रेन रहा है यहाँ से जा रहा है उसको लगाया जा सकता है। कढ़ाई के काम में उसमें मजदूरों को लगाया जा सकता है, वो गांवों में हो सकता है। तो ऐसी चीजों को, छोटे छोटे काम को, ऐसे छोटे छोटे कामों को जो हमारे गांवों में, जैसे एक बेल्ट है जी। आगे सिंह साहब आएंगे आपके पास, हमारे साथ एपी मिश्रा साहब जुड़ गए हैं दोबारा से। एक बात मैं कहूं, मुझे महेंद्र सिंह टिकैत की बात याद आ गई। वो आरपी सिंह जी ने जो बात कही उस पर फिर मिश्रा जी के पास चले। टिकैत ने एक बार मुझसे कहा कि अग्निहोत्री,
किसान को बर्बाद करना हो अगर, तो उसके लड़के को बस में बैठा के दिल्ली ले आओ, कनॉट प्लेस घुमा दो, जीन्स टी शर्ट खरीदवा दो और रंगीन चश्मा धूप का, उसके बाद गांव छोड़े आओ, वो खेत में नहीं जाएगा। लेटे लेटे ट्रांजिस्टर पर गाना सुनेगा लेकिन खेत में नहीं जाएगा। ये बात बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने मुझसे कही थी। उनको मेरे ख्याल से लोक जीवन का बहुत ज्यादा अनुभव था, हम लोगों से तो ज्यादा ही था। ये भी सच है जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं आरपी सिंह। तिवारी जी, आवाज आ रही है? जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मजदूर पहुंच गए हमारे गांव में वापस, 15 लाख की संख्या अनुमानित है। जब ये चीजें सेटल होंगी तो इतना बाहर का व्यक्ति, यानी जो उत्तर प्रदेश मूल का है लेकिन बाहर रह रहा था, वो अपने अपने गांव में सेटल हो जाएगा। उतने बड़ी संख्या के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए हम क्या नया दे सकते हैं? क्योंकि गांव में मुझे नहीं लगता कि इतना कुशन बाकी है कि बाहर के लोग एकोमोडेट हो जाएं। देखिए अमिताभ जी, जैसा मैं सोचता हूँ जी, कि गांव में केवल खेती नहीं है, खेती के अलावा गैर खेती के कुछ कारोबार हैं बहुत बड़े पैमाने पर, जी जी, जिनमें मजदूरों को लगाया जा सकता है। और जो आप भी विज्ञ हैं इस बात से कि जो पलायित होकर दोबारा अपने मूल स्थान पर पहुंच रहे हैं, आप भी इस मत के हैं कि वो पुनः वापस पलायित होकर वहां नहीं जाना चाहेंगे जहां पर उन्हें काम मिल रहा था। इसलिए गांव में ही रोजगार देना होगा उनको। एक तो ये है तात्कालिकता के स्तर पर क्या किया जाए। मेरा मानना है कि खेती और गैर खेती की क्रिया जैसे पशुपालन, मछली पालन और बागवानी है, जिनमें अध्ययन भी बताते हैं कि इनमें रोजगार परकता अधिक होती है। कम पूंजी से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। सरकार प्रतिबद्ध भी है इसके लिए। एक बड़ी पहले से योजना जो उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको केंद्र सरकार ने भी अपने बजट 2020-21 में आत्मसात किया, वो है एक जनपद एक उत्पाद। जी हाँ, ये पहले से स्कीम चल रही है। चल रही है। ये इससे जोड़ा जाए, क्योंकि जो वापस आ रहे हैं अपने गांव में मजदूर, उनमें कोई हुनर है, उनमें स्किल है, उनके स्किल को कैसे इस्तेमाल किया जाए इसका टोह लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ सरकार के पास इसका अध्ययन आंकड़ा भी होगा। सरकार इस पर काम कर रही है। सरकार के कुछ विभाग जो संगत विभाग हैं इस पर कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक स्थिति तो ये होगी कि तत्काल इनकी रोजी रोटी का इंतजाम कैसे किया जाए। दूसरे, बड़े पैमाने पर अब ये वापस न जाएं, गांव के लोगों को गांव में ही काम कैसे दें, इसके लिए जरूरत इस बात की होगी कि खेती का विविधीकरण किया जाए। जैसे फूल की खेती, फलों की खेती, औषधीय पौधों की खेती ली जाए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो कि सूर्योदय उद्योग माने जाते हैं, इनमें निर्यात, उत्पादन और रोजगार की विपुल संभावनाएं हैं। इनको दोहा ही नहीं गया उत्तर प्रदेश में। कई वर्ष पहले, कई दशक पहले की बात है, पूर्वांचल विकास संस्थान ने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। मैंने उसमें पूर्वांचल के विकास का, औद्योगिकरण का एक मॉडल पेश किया था, जिसमें जैसे अभी आपने इस्तेमाल किया शब्दावली कि बड़े पैमाने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में छोटे वित्तीय उद्योगों का जाल सा बिछा दिया गया होता, तो मैं समझता हूं कि इन 3 दशकों में ही सही हालात बदल गए होते, जिस पीड़ा को आज सहन कर रहे हैं मजदूर और सरकार भी कह सकते हैं, समाज भी, उससे हम बच निकलते। तो बड़े पैमाने पर सोचना ये होगा कि जनशक्ति नियोजन का कार्यक्रम कैसे अपनाया जाए। ब्लॉक्स हैं हमारे पास, 822 ब्लॉक्स है लगभग। अगर ऐसे मोटे मोटे तौर पर देखें तो 1 लाख गांव होंगे मोटे तौर पर। तो इन 1 लाख गांव में 15 लाख को ही तो रोजगार दिया जाना है।
बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावनाएं हैं गांव में, जी, ठीक लेकिन है। उनको पहचानना होगा। उनमें- बिल्कुल ठीक है तिवारी जी, काम करना आएंगे पड़ेगा, आपके उन पर पास। काम करना जी पड़ेगा। तिवारी जी, और सरकार मैं रोक इसी रहा हूं कार्य करती रही। जी, दोबारा आऊंगा आपके पास। अनीस अंसारी साहब के पास चलूंगा। अंसारी साहब, हम लोग तो सलाह देने वाले भर हैं, आपके पास, एक मिनट, आपके पास दोहरा अनुभव है। आप लंबे समय तक सरकार चलाने वालों में शामिल रहे, बड़े नौकरशाह रहे, उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों को देखा, समझा, चलाया। मुझे ये बताइए, ये जो लोग हमारे परिवार के आ रहे हैं भिवंडी से, सूरत से, नासिक से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से पहुंच रहे हैं अपने अपने गांव, इन लोगों को 1 महीने 2 महीने तक राजकीय सामाजिक एनजीओ की सहायता मिल सकती है, फिर वो व्यवहारिक नहीं होती, नामुमकिन हो पाती। हम उनको ऐसा क्या करें ताकि वो फिर दोबारा मुंबई की विभीषिका में फंसने की बजाय अपने ही गांव में सम्मान से जीवन जी सकें? दो तीन छोटी छोटी चीजें रखना चाहता हूँ। एक तो ये लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और जाहिर है कि गांव में अगर अच्छे साधन होते, संसाधन होते उनकी नौकरी के, तो लोग जाते ही क्यों, पलायन ही नहीं करते। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि गांव में रोजगार की गुंजाइश बहुत कम है, इतने लोगों को खपाने में दिक्कत आएगी, मगर उसको संभाला जा सकता है। पहला कदम तो ये होना चाहिए कि 3 से लेकर 6 महीने तक के लिए कम से कम 7,500 रुपए का डोल भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, भारत सरकार से बात करके राज्यों को पैसा दिला जाए और इन मजदूरों को दिया जाए, ताकि इस दरमियान में जब उनके पास रोजगार नहीं है तो कम से कम उनकी जिंदगी बची रहे। पहला कदम। दूसरी चीज, ये अमेरिका ने पहले ही कर रखा है, $12,000 पर मंथ सबको दे रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में और खासतौर से यूपी, बिहार वगैरह में सबसे बड़े जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हैं वो कृषि क्षेत्र में है और उसके बाद हैंडलूम और टेक्सटाइल सेक्टर में, खादी वगैरह में। तो हमें इन 2 उद्योगों पर तवज्जो देनी पड़ेगी और इसके लिए मार्केट का सृजन करना होगा। मार्केट के सृजन करने के लिए सरकार के पास एक बहुत बड़ा मोहरा ये है कि जो चीजें भी वो सरकारी महकमों के लिए खरीदते हैं, सरकारी जरूरतों के लिए, वो मिलों से न खरीद के हमारे जो पारंपरिक उद्योग धंधे हैं उनसे खरीदें। मसलन यूनिफॉर्म हम लोग देते हैं ड्राइवरों को, चपरासियों को, बहुत अच्छी बात की अनीस अंसारी साहब। अभी हम लोग अरे भाई, बेसिक शिक्षा की ड्रेस का ही ऑर्डर दे दीजिए तो लाखों लोग उसमें खप जाएंगे। बेसिक शिक्षा जो स्कूल है उसी के 1.5-2 करोड़ बच्चे जो ड्रेस पहनते हैं, उसी को कह दीजिए खादी की पहनेंगे तो तमाम लोग लग जाएंगे। जी, इनको प्रधानमंत्री जी से बात करके, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ये मशवरा देना चाहिए कि आर्मी के जो यूनिफॉर्म है या आर्मी के जो ड्रेपरीज है, आपके पर्दे हैं, जो भी उनका इंतजाम है जो टेक्सटाइल से मुतालिक है, उसको आप मिलों से न खरीद के अब आप उद्योग धंधों से खरीदना शुरू करें। जैसे ये किया जाएगा तो जो मरे हुए उद्योग धंधे हैं, हैंडलूम के, पावरलूम के और खादी के, इसमें एकदम, और ये सब गांव के सेक्टर है, इसमें आसानी से अरे पूरा पूर्वांचल और पश्चिम का ये पिलखुआ वाला पूरा इलाका पूरा खप जाएगा, एकदम हरियाली आ जाएगी। इतना कर दे तो रेलवे, डिफेंस और एजुकेशन 3 सेक्टर में खादी कर दे अनिवार्य। डिफेंस एजुकेशन मेडिकल डिपार्टमेंट, डिफेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो सचिवालय के, जैसे चपरासियों को दिया जाता है यूनिफॉर्म, तो चपरासी और ड्राइवर को यूनिफॉर्म बड़े आसानी से हैंडलूम और पावरलूम में और खादी में बन सकता है। उसके लिए मिलों से खरीदने की कतई जरूरत नहीं और सस्ता पड़ेगा। तो ये फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट और दूसरे राज्य मिलकर कर ले तो बहुत बड़ी मार्केट सृजित हो सकती है। ठीक करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई खर्चा इन्वॉल्व नहीं है, खाली आप मिलों से पैसा ट्रांसफर करके सीधा सीधा गांव में भेज रहे हैं, सीधा सीधा गांव में भेज रहे हैं। और तीसरी बात ये करनी होगी कि देखिए, जो जिन जगहों से लौट के आ रहे हैं वहां पे इंडस्ट्रीज पहले से चालू हालत में हैं, कोरोना की वजह से रुक गई हैं, तो ये सोचना कि ये परमानेंटली ये लोग गांव में रहेंगे, ये मेरे ख्याल में कमजोर आर्गुमेंट है। इनको भेजना पड़ेगा आपको दोबारा भिवंडी में, जलगांव में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जहां जहां भी काम था, पंजाब में, तो उन राज्यों से बात करके हमारे मुख्यमंत्री जी को उनसे बात करना चाहिए कि वहां पे जो एसेंशियल कमोडिटीज बनाने वाली जो उद्योग है उनको धीरे धीरे चालू करने की कोशिश करें ताकि हमारे मजदूर वहां दोबारा खप सके। और आखिरी बात,
हमारे यूपी सरकार ने, बस आखिरी चीज, यूपी सरकार ने मीट और पोल्ट्री पे बंदिश लगाई है। ये गलत फैसला हुआ है। यूपी जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भैंस के गोश्त का एक्सपोर्टर है। पोल्ट्री में तकरीबन 25,000 करोड़ सालाना का टर्नओवर है और 12 लाख किसान जुड़े हुए हैं। इन दो सेक्टरों को इस वक्त छेड़ने की जरूरत है, इनको प्रमोट करने की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये अपना फैसला वापस लेना चाहिए और भैंस के गोश्त का एक्सपोर्ट, भैंस के गोश्त का प्रोडक्शन और पोल्ट्री प्रोडक्शन, इसको इनकरेज करने की जरूरत है, इसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हरीश जी, मुझे लगता है कि जैसा तिवारी जी कह रहे थे या अंसारी साहब ने कहा या आरपी सिंह जी ने कहा, ये बड़े व्यवहारिक सुझाव हैं और ये ऐसे सुझाव हैं जो वहीं से आ सकते हैं जो लोग उस जीवन को जी के आ गए हो, देख रेख कर चुके हो उसकी। मुझे लगता है इस तरह के सुझावों पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से अमिताभ जी, मैं अनीस साहब की भी और तिवारी जी की भी और लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि सरकार ने, जैसा कि मैंने बताया कि आदरणीय योगी जी की सरकार इन सारे विषयों को लेकर बहुत सचेत है और ये बच्चों की जो यूनिफॉर्म और उनके स्वेटर और ये इसकी बात है, या जो यहाँ पुलिस विभाग की यूनिफॉर्म की बात है, वो यूनिफॉर्म तो खादी से और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये स्वेटर और बहुत सारी चीज़ें बनाए जाने के लिए पहले ही सरकार उस पर दिशा निर्देश दे चुकी है। और जहाँ तक रहा सवाल, जो सुझाव आए हैं, निश्चित रूप से कई सुझाव उसमें बहुत व्यवहारिक हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी कानपुर में कई उद्योगपतियों का और उनके एसोसिएशनों का मैंने बयान पढ़ा था। उन्होंने कहा कि हम जो चाइना को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर देते थे आयात के, अब हम प्रयास करेंगे कि वो सामान हम यहीं निर्मित करें। तो जो हमारे स्किल्ड लेबर है, ये जो प्रवासी लेबर यहाँ कामगार आ रहे हैं, उनकी सरकार उनका सर्वे करा के जो स्किल्ड हैं उनके हिसाब से उस दिशा में भी ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। जो औद्योगिक विकास मंत्री आदरणीय सतीश महाना जी हैं, एमएसएमई के जो आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं और उनके विभाग के जो आला अधिकारी हैं, लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं कि जो छोटी छोटी बहुत सारे ऐसे सामान हैं कि जो चाइना से यहाँ इंपोर्ट होते थे, उन सब चीज़ों को हम उत्तर प्रदेश में बनावें। और जो निवेश मित्र पोर्टल है उस पर अब 21 चीज़ों को और छूट दे दी है। 126 क्लियरेंस अब निवेश के लोगों को केवल पोर्टल पे ऑनलाइन मिल जाया करेंगे। तो उस दिशा में सरकार का कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, ये जो एमएसएमई के माध्यम से, ये जो बहुत सारे चीज़ें हैं, करीब 36,000 यूनिटें एमएसएमई की केवल लखनऊ के आसपास है। और अगर असंगठित क्षेत्र की और सब मिला लिया जाए मैं तो समझ रहा हूं प्रदेश में कि करीब 8 लाख सचेत है यूनिटें हैं और वो इस तरह की चीजों को पहले से विजुलाइज करके तैयारी कर रही है। अच्छी बात है। मैं तिवारी जी के पास चलूंगा। तिवारी जी, मुझे लगता है मसला केवल इस कोरोना संकट का नहीं, कोरोना के बाद जो पूरी दुनिया बदल गई है, उस बदली हुई दुनिया के लिए भी ये जरूरी है जो बात रविवार को प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, कल शाम, रविवार शाम जो बात मोहन राव भागवत ने कही कि हर इकाई को आत्मनिर्भर होना होगा, गांव को, जिला को, मंडल को, प्रदेश को, देश को। अब वो कंसेप्ट छोड़ना होगा कि इनवॉइस भेज दिया, इनवॉइस मंगा लिया, डाउनलोड कर दिया, अपलोड कर दिया, ऑर्डर भेज दिया और पानी का जहाज आ रहा है तुर्की से और इस्तांबुल से। तो अब जब उस मॉडल पे पूरी दुनिया को जाना मजबूरी हो गई, कोरोना ने ये बदल दिया दुनिया को, अनुलोम विलोम करा दिया, तब तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि गांव में उद्योग हो, गांव में धंधा हो, गांव में काम हो। अमिताभ जी, ये राष्ट्र का दुर्भाग्य ही था कि आजादी के बाद विकास का जो प्रतिमान अपनाया गया और वो पाश्चात्य आर्थिक मानदंडों पर आधारित था, केंद्रित था। पहली योजना में खेती पर बल दिया गया, दूसरी योजना में भीमकाय उद्योग क्षेत्र के विकास पर बल चला गया और
अमिताभ जी, आप विज्ञ होंगे कि एक ही पंचवर्षीय योजना जनता प्लान थी जिसमें रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उस समय चौधरी चरण सिंह की 2 पुस्तकें आई थी, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट, और दूसरी पुस्तक थी इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। ये देश के नियोजकों ने योजना भवन में जो कहेंगे नीतियां तय हुई। मुझे दुख है इस बात का कि इस बदले हुए कहेंगे प्रसंग में भी डॉक्टर अंसारी साहब वकालत कर रहे हैं उसी मॉडल की, जो मॉडल बड़े एक नगरीय विकास का, एक कहेंगे बड़ा, जिसको कहेंगे बहुत चमक वाला विकास का मॉडल है। हमें तो जमीनी स्तर पर विकास को जो जिसको ग्राम स्वराज कहें, गांधी जी ने कहा हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, वो जो अवधारणाएं थी, वो शाश्वत विकास की अवधारणाएं थी, उनको आत्मसात किए बिना पूरी विश्व सभ्यता आज संकट में है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन नीति नियंताओं से है, नीति निर्माताओं से है कि जो राज सत्ता प्रतिष्ठानों पर बैठे हुए हैं वे अब अपनी विकास की या तरक्की की अवधारणा को इस तरह बदलें कि गांव से ही विकास का रास्ता निकलेगा। मैं यहां पर जोर देना चाहूंगा, गांव में औद्योगिकरण की प्रचुर संभावनाएं हैं। जो गैर खेती का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के दोनों किनारे क्लस्टर्स क्यों नहीं बनाए जाते छोटी और मझोली औद्योगिक इकाइयों की। उत्तर प्रदेश में तो अनुमान बताते हैं कि 90,000 औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं जो सूक्ष्म, मझोली और लघु हैं। तो इस प्रकार, लेकिन अब उसके लिए काम करना पड़ेगा। जहां तक मेरा नॉलेज है, आप भी विज्ञ हैं इस बात से कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार के साथ पूर्व मुख्य सचिव कार्य कर रहे हैं और एक विकास का मॉडल नया खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ पूरे विश्व को, ठीक है, पूरे विश्व को उस मॉडल को आत्मसात करना पड़ेगा। अनीस अंसारी साहब कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं। जी तिवारी जी, एक से रोकूंगा। अनीस अंसारी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। अनीस जी, मुझे लगता है कि ये गलतफहमी हो गई मेरे किसी बयान से अभी जो मैं दे रहा था, जो कह रहा था कि मैं कोई चमक दमक वाले सेक्टर की वकालत कर, ऐसा कुछ नहीं है। ये रियलिटी है कि पूरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर से जीडीपी का सिर्फ 14% शेयर आता है। 100 रुपए में भारत की जो आमदनी, उसमें सिर्फ 14 रुपए एग्रीकल्चर दे रहा है, और उस पर रोजगार पे जो लोग जो निर्भर हैं वो तकरीबन 60% करीब है। तो जाहिर है कि पर कैपिटा आमदनी एग्रीकल्चर पे जो लोग लगे उनकी बहुत कम है। 0 to 27% का डिफरेंस है। अगर 1 रुपया अगर कोई आदमी एग्रीकल्चर में कमा रहा है तो 27 रुपया सर्विस सेक्टर में कमा रहा है। तो ये इकोनॉमिक का प्रिंसिपल है कि जहां पर आमदनी ज्यादा होगी वहां पर लोग जाएंगे। तो ये उम्मीद करना कि शॉर्ट टर्म में गांव से लोग गांव में ही रह के काम करना शुरू कर देंगे, ना तो ये शासन के लिए पॉसिबल होगा वो कैसा कर पाए, और ना मजदूर उसका इंतजार करेंगे। अभी जो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है वो ये है कि जो इंडस्ट्रीज पहले से चल रही थी उनको बहाल किया जाए, कम से कम 50% कैपेसिटी, जिसके लिए कहा गया 50% मजदूर लगाया जाए, ताकि धीरे धीरे जब कोरोना का एहतियात कम हो तो ये मजदूर दोबारा अपनी जगहों पे जाएं। ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगी कि हम गांव में कैसे बढ़ाएं, और बहुत बढ़ाया जा सकता है। अभी सरकार को एग्रीकल्चर पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, खासतौर से प्रोसेसिंग में हमें जाना पड़ेगा। अभी सिर्फ 3% प्रोसेस करें। अगर हम 1 टन कोई माल बनाते तो उसका सिर्फ 3% का उसका प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेसिंग में बड़ी संभावना है, इसमें सरकार अगर काम कर सकती है। बहुत है, ठीक है अंसारी साहब, रोकूंगा। प्रोसेसिंग में लागत भी बहुत है, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करना, बहुत सारी चीजें हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लगता है कि फिर वो मामला छूटी जाता है। वहां वो होता है कि जो संतरा सड़ गया वो फेंक दो। 1 लाख करोड़ का फल भारत में बेकार हो जाता है, लेकिन उसको अगर सार्थक करना है तो 50 लाख करोड़ चाहिए। वो एक समस्या है कि पहले मुर्गा के अंडा, वो समस्या है, उससे जूझना पड़ेगा। मैं आरपी सिंह आपसे एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा। आपके हिसाब से तात्कालिक फौरी तौर पर क्या किया जाए ताकि जो लोग हमारे भाई बहन आ रहे हैं अलग अलग स्थानों से, उनका दैविक भौतिक ताप कुछ कम हो सके? संक्षेप देखिए अमिताभ जी, मैं इजाजत चाह रहा हूँ, रमजान का महीना है, इफ्तार में जाना चाहता हूँ, अगर आप इलाओ करें तो। नहीं, जी बिल्कुल अंसारी साहब जी।
मैं अमिताभ जी दो चीजें बड़ी स्पष्ट कर दूं थैंक यू वेरी मच कि अभी जो हमारे लोग जा रहे हैं अपने गांवों में, आप अगर ये चाहते हैं कि महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में इनकी कोई व्यवस्था सरकार कर देने वाली है, तो मैं ऐसा नहीं समझता कि 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में कोई समस्या का समाधान हो जाने वाला है। इसमें मैं अनीस अंसारी साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं और उसके साथ हूं कि कम से कम एक बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जो महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में जैसे जैसे जो रोजगार में सेटल होता जाए उसका वो रोजगार सेटल होना चाहिए। दूसरी बात मैं अमिताभ जी कहना चाह रहा हूं कि ये तो एक इशू हो गया जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं कि मजदूर आज घर जा रहा है, जो सरकार ले जा रही है। जो मजदूर आज तक घर नहीं गया, जो इसके बाद जाने वाला है, वो उस मजदूर की आज स्थिति या और 15 दिन उसको लगने वाले हैं, उस मजदूर की स्थिति क्या होगी। मैं इस पर 2 चीजें कहना चाहूंगा और सरकार से बड़ा साफ मांग भी करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि जो मजदूर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रहेंगे वो इंडस्ट्री मालिक उनको तनख्वाह देगा। प्रदेश सरकार ने भी जारी कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के लेबर कमिश्नर डॉक्टर सुधीर साहब का 21/4 का एक जजमेंट आ जाता है कि कोई भी बिना मेरी परमिशन के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक वो आदमी भुगतान करे या ना करे, मेरी परमिशन आप लेंगे। मैं इस दूसरे दिन उनका एक वीडियो आ जाता है, मुझे लगता है कि वो वीडियो वो उद्योगपतियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या कॉन्फ्रेंस मीटिंग में रहे होंगे। उन्होंने कहा कि साहब परमिशन के लिए मैंने सब अधिकारियों को लिख दिया है कि वो परमिशन मांगेंगे। अगर कोई प्रदेश का एम्प्लॉयर, वो अधिकारी हमारा परमिशन मांगता है तो मैं परमिशन दूंगा नहीं। ये वीडियो है मेरे फोन में और उनकी फोटो समेत, वो परमिशन देंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो माननीय योगी जी जो मजदूरों के मसीहा बने हुए हैं, ये उन्हीं की योजना को पलिता उनके अधिकारी लगा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं। समय इजाजत नहीं दे रहा, आगे चर्चा बढ़ पाए। संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो चला है। अमिताभ जी प्लीज। मैं एक लीक से हटके सुझाव देना चाहता हूं। तिवारी जी यहां हैं, हरीश जी हैं, वो कोरोना काल में भी रामबाण और बिना कोरोना काल के लिए भी भारत के लिए रामबाण। और सबसे सरल उपाय, ज्यादा उसमें क्रांति नहीं करनी। हरीश जी, क्रांति नहीं करनी, कोई बहुत रद्दोबदल नहीं करना, मोटे मोटे एक काम करा दीजिए। अचार, चटनी, पापड़, बिस्कुट, ब्रेड, टॉफी, शरबत, ये जितनी चीजें हैं इनमें बड़ी कंपनियों का प्रवेश निषिद्ध करा दीजिए। अपने आप अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, अपने आप गरीब आदमी को रोटी मिल जाएगी, सब हो जाएगा। आपको बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। दही नेस्ले नहीं बेचे, ये इंश्योर करा दीजिए। पापड़ कोई बड़ी कंपनी नहीं बेचे, मसाला वो कंपनी नहीं बेचे, धनिया जो सलमान खान और आमिर खान का एड उसमें जारी करे, ठीक ना। शरबत वो कंपनी नहीं बेचे, इतना करा दीजिए। उसके बाद सब व्यवस्था देश खुद कर लेगा, प्रदेश खुद कर लेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने ये सुझाव एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को दिया था जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे भारत के नरसिंह जी की सरकार में। मैंने कहा था दुनिया की ज्यादा प्रवचन की जरूरत कहां, बड़े बड़े सेमिनारों की और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की। ये 20 चीजें हैं जिनके उत्पादन और विपणन में बड़ी कंपनियों का प्रवेश निषेध कर दीजिए। साबुन हिंदुस्तान लीवर क्यों बनाएगा? साबुन गुरसाईगंज में बन सकता है, साबुन फर्रुखाबाद में बन सकता है, साबुन देवरिया में बन सकता है, क्या बनता नहीं था? कम से कम बाकी को नहीं, लेकिन तिवारी जी को, मुझे और हरीश जी को तो याद है ना, बनता था साबुन और लेके आते थे। जी जी जी। क्या संतरे का जूस, कंपनियां नहीं थी तो संतरे का जूस नहीं बनवा के लाते थे?
शरबत, लस्सी बेच रही कंपनी, मट्ठा बेच रही कंपनी, दही बेच रही कंपनी, फिर कहते हो कि गरीब को रोजगार नहीं है। क्या करे? ये बड़ी बड़ी बातों से देश नहीं चलता। जमीन नहीं बढ़ सकती, चाहे शीर्षासन कर लो, सिर के बल खड़े हो जाओ, 1 इंच जमीन नहीं बढ़ सकती, आबादी घट नहीं सकती, ये भी तय जान लो। फिर क्या करोगे? फिर भी ये तय रहेगा कि टॉफी वही कंपनी बनाएगी जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ का है। फिर कहेंगे बेरोजगारी है देश में। लिख लो मेरी बात, सूरत, मुंबई, दिल्ली, लुधियाना, ये देश की बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हीरा बनाने के उद्योग में कितना आदमी लग जाएगा? कपड़े की मशीन में कितना लग जाएगा? भारत में जनसमुद्र है। चिप्स बड़ी कंपनी क्यों बनाएगी? इसमें कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस है क्या चिप्स बनाना? कंपनी बनाएगी जी, हेमा मालिनी उसका विज्ञापन करेंगी, तो ननकू के बनाए चिप्स कहां बिकेंगे? क्या भारत का सामान्य जन चिप्स नहीं बना सकता? मक्के का फूला बनाना नहीं जानता क्या? योगी जी ने भी वो खाए होंगे मक्के के फूले, अमिताभ अग्निहोत्री ने भी खाए, हरीश श्रीवास्तव ने भी खाए, तिवारी जी ने भी खाए होंगे, आरपी सिंह ने भी खाए होंगे। ये तमाशा तो हमने अभी देखा दिल्ली आने के बाद कि 200 रुपए में 2 रुपए के मक्के के फूले, और उसके बाद कहेंगे हम किसान की चिंता कर रहे हैं। ऐसे किसान बचेगा? 5 बड़ी कंपनियां अचार बना रही है। क्यों बना रही है अचार? भारत को अचार बनाना नहीं आता, गांव को, कस्बे को। निषिद्ध कीजिए इनका प्रवेश, इन क्षेत्रों में प्रवेश निषिद्ध करिए। गांव खुद स्वावलंबी हो जाएगा। भारत के गांव को किसी दूसरे के पांव की जरूरत नहीं, उसके पास पांव हैं, कस्बे के पास पांव हैं। अपने अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए। हमने आजमगढ़, मऊ, देवरिया, पूरब के 50 जिले गिनाऊं, हमने उन जिलों में छोड़ा क्या करने के लिए? क्या छोड़ा? नेल कटर तक तो बाहर से आ रहा, पॉपकॉर्न बाहर से आ रहा, दही नेस्ले बेच रहा, फिर कहते आजमगढ़ में अपराध है। नहीं तो क्या करे? कीर्तन करे? आपने छोड़ा कुछ करने के लिए। हम लोगों ने पिछले 40 वर्षों में, 50 वर्षों में, और 1990 के बाद से तो और ज्यादा तबाही। उनके पास छोड़ा क्या? खेत और खेत में खड़े बबूल के पेड़, उनसे जीवन चलेगा? मैं निवेदन करूंगा, कोरोना ने एक अवसर दिया है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कोरोना अवसर भी है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा अवसर भी है, चुनौती भी है, अवसर भी है। मैं निवेदन करूंगा जी, ऐसे क्षेत्रों में जिनके कुछ क्षेत्रों के मैंने नाम लिए, उनमें बड़ी कंपनियों के, बड़े निवेशकों के प्रवेश को कानूनन निषिद्ध कीजिए। वो स्वयंसेवी सहायता समूहों के द्वारा ही बने बनाए बिके जी, ताकि तुलनात्मक रूप से ये प्रतिस्पर्धा का मैदान एक सा रहे। अमिताभ अग्निहोत्री अचार बना के नेस्ले के खिलाफ नहीं बेच पाएंगे। अपना कटोरे में दही लेके नेस्ले के सुंदर से डब्बे से मुकाबला में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दही का विज्ञापन करीना कपूर कर रही हैं। कटरीना कपूर कौन है? मैं तो नहीं ला सकता उनको। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, यह अवसर है, इस अवसर पर जागृत हो हम, देश को एक ऐसी अर्थव्यवस्था दे जो अपने पांव पांव चले। और अंत में मैं कहूंगा, गांधी ने कहा था कि भारत को बड़े आर्थिक निवेश वाले उद्योगों की जितनी जरूरत है, उससे कई हजार गुना ज्यादा ऐसे काम धंधों की जरूरत है जिनमें पूंजी कम लगे, लोग ज्यादा लगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका। प्रोफेसर AP तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हरीश श्रीवास्तव साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अनीश अंसारी जी जुड़े थे हमारे साथ, जा चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। RP सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस कोरोना से निपटना भी है
और बहुत कुछ सोचना आगे के लिए भी है, और ये किसी चुनौती से कम नहीं है। इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।